नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा में आज भारत यात्रियों ने किया आराम। राहुल गांधी ने कंटेनर में ही बिताया आज का दिन। कल से फिर शुरू होगी आगे की यात्रा। शनिवार को 14 राज्यों में 100 से ज्यादा सद्भावना कार्यक्रमों का आयोजन करेगी जमीयत उलेमा ए हिंद। देश में सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की होगी कोशिश। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का जल्दी हो सकता है ऐलान। पार्टी के प्रदेश संगठन ने अधिकांश सीटों पर नाम किए तय। हाईकमान की मोहर का इंतजार। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। एक ही दिन में निवेशकों का डूबा 4 लाख करोड़। सेंसेक्स 1021 अंकों की गिरावट के साथ 58,099 पर हुआ बंद। निफ्टी 302 अंकों की गिरावट के साथ 17,327 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। लंबे समय से ये पद खाली पड़ा है और अब जल्द ही नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए पार्टी की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी के साथ ही कई नामों की चर्चा भी तेज हो गई है। तो कौन कौन है रेस में, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं देखेंगे अनुच्छेद 370 पर सुनवाई को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में दशहरा रैली को लेकर किसके हक में आया हाईकोर्ट का फैसला और अडानी भूमि फर्म को गलत जमीन आवंटित करने के गुजरात सरकार को कितना हो गया नुकसान। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी को लगे एक और झटके की। इन सभी अहम खबरों के अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव दिन पर दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। खासकर राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होने वाला है। वैसे इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से शशि थरूर और अशोक गहलोत के नाम की चर्चा है। हालांकि दावा किया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। साथ ही चुनावों को लेकर गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालकर पार्टी को जमीन पर मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2019 से खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी के लिए नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है, जिसके नेतृत्व में पार्टी आगामी चुनाव लड़े। ऐसे में पार्टी में इस समय काफी हलचल बनी हुई है और सियासी गलियारों में इस पद के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें एक नाम है अशोक गहलोत का, जिन्हें लंबे समय से चुनाव लड़ने के लिए मनाया जा रहा था, लेकिन गहलोत इनकार कर रहे थे। लेकिन कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। गहलोत ने कहा कि ये फैसला लिया गया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नॉमिनेशन की तारीख का मैं जल्द ही ऐलान करूंगा। अपने इस ऐलान के अलावा राजस्थान के सीएम ने कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है और उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही गहलोत ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर मनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी ने मुझे बताया कि मैं जानता हूं कि सब लोग मुझे कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन अब फैसला हो चुका है। मैं उन सभी लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमने फैसला कर लिया कि इस बार कोई गांधी परिवार का व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बनेगा। बता दें कि अशोक गहलोत को लंबे समय से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने संकेतों में कहा था कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे संभालूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो एक बार और राहुल गांधी से बात करेंगे। इसी के चलते वो राहुल से मिलने पहुंचे थे और यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपना रुख साफ कर दिया, जिसके बाद अब गहलोत ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि शशि थरूर मैदान में उतरकर चुनाव को कड़ा बनाते हैं या फिर अशोक गहलोत बनेंगे पार्टी के नए अध्यक्ष। गहलोत ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही संशय खत्म हो गया। अब इंतजार है 19 अक्टूबर का, जिस दिन कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा और पार्टी का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। वैसे इंतजार तो अब उन याचिकाकर्ताओं का भी खत्म हो गया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। आखिर क्या कहना है कोर्ट का, देखेंगे रिपोर्ट में। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने साफ कर दिया है कि इस मामले में दशहरा के बाद सुनवाई होगी। सीजीआई ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मामला है, वो जरूर इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। जम्मू कश्मीर से 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजा गया था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू
कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था। साथ ही राज्य का विभाजन कर 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले को चुनौती दी गई थी। इसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की गई थी, जबकि याचिका में मांग की गई थी कि सुनवाई के लिए 7 सदस्यीय बेंच का गठन हो। सुनवाई के दौरान 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बहुमत के आधार पर 2 मार्च 2020 के एक फैसले में ये मांग खारिज की, लेकिन इसके बाद से याचिका पर आगे की सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल कुछ दिनों बाद ही देश में कोरोना का लॉकडाउन लग गया था और सुनवाई वर्चुअली शुरू हो गई थी, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 2 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में दशहरा का 1 सप्ताह का अवकाश शुरू हो रहा है। इसके बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन हसनैन मसूदी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन, पूर्व सैन्य अधिकारी और नौकरशाह शेहला रशीद, वकील ML शर्मा, शाकिर शब्बीर एंड शोएब कुरैशी ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट सभी की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा को ये कहते हुए सही ठहराया कि ये प्रावधान भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के उचित एकीकरण की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 2019 के बाद से ये मामला अदालत में लटका हुआ है। अब कोर्ट सुनवाई करेगा और मामले में फैसला सुनाएगा। वैसे फैसला तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया, जहां शिवाजी पार्क को लेकर उद्धव और शिंदे गुट की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। तो किसके हक में कोर्ट ने सुनाया फैसला और किसे लगी फटकार, देखिए रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने दी है एकनाथ शिंदे गुट को करारी मात। शिवसेना की पहचान से जुड़ी दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने मार ली है बाजी। शिंदे के विरोध के बावजूद उद्धव ठाकरे को मिल गया है शिवाजी पार्क मैदान। दरअसल 1966 में शिवसेना बनने के बाद हर बार दशहरा पर शिवाजी पार्क में शिवसेना की बड़ी रैली आयोजित होती रही है। पहले बाला साहेब ठाकरे इसे संबोधित करते थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को बरकरार रखा, लेकिन इस बार रैली को लेकर पेच फंस गया था, क्योंकि शिवसेना में बगावत हो चुकी है और पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट में बट गई है। पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दशहरा पर शिंदे और उद्धव दोनों ही गुटों ने शिवाजी पार्क मैदान में रैली का ऐलान कर दिया। शिवाजी पार्क मैदान बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीएमसी से दोनों ने ही 5 अक्टूबर को दशहरा के लिए इस मैदान की मांग कर दी। बीएमसी ने जब ठाकरे गुट की मांग नहीं मानी तो वो हाईकोर्ट चले गए। शिंदे गुट भी पीछे पीछे हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला उद्धव गुट के पक्ष में सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए बीएमसी को फटकार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने पूरी रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन रैली के लिए पूरी व्यवस्था करे। फिर अगर रैली में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने रैली की इजाजत देने के साथ ही ठाकरे गुट को रैली में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को उद्धव गुट की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी को लेकर भी एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दोनों ही गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले के उद्धव कैंप ने दावा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव गुट को बड़ी राहत दी और फैसला उनके हक में सुना दिया। कोर्ट के इस फैसले को शिंदे सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे झटका सिर्फ महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को नहीं, बल्कि गुजरात की बीजेपी सरकार को भी लगा है, क्योंकि उसे करोड़ों का नुकसान हो गया है और इस बात का खुलासा हुआ है एक रिपोर्ट में। आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं। गुजरात में अगले महीने विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी अडानी को लेकर घिर गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के नुकसान की दम पर अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मामला अडानी की फर्म को गलत तरीके से जमीन के आवंटन से जुड़ा है, जिसमें गुजरात सरकार को 58 करोड़ रुपए की चपत लगी है और इसका खुलासा भी विधानसभा में हुआ है। गुजरात विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति यानी पीएससी ने बताया कि वन और पर्यावरण विभाग ने मुद्रा पोर्ट और कच्छ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में अडानी केमिकल्स को जमीन आवंटित की थी, लेकिन इस वन भूमि का वर्गीकरण गलत तरीके से किया गया, जिसका फायदा अडानी की कंपनी को हुआ और उसने राज्य सरकार को 58 करोड़ 64 लाख रुपए कम भुगतान किया, यानी इतने रुपए की चपत राज्य के खजाने को लगी। अपनी रिपोर्ट में पीएससी ने कंपनी से नुकसान की रकम वसूलने की सिफारिश की है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक कुंजा वंश की अध्यक्षता वाली पीएससी ने कहा कि दिसंबर 2008 में वन संरक्षक भुज ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में पाया था कि जमीन दलदली थी और क्रीक क्षेत्र मैंग्रोव से भरा था। इसके बावजूद उप वन संरक्षक ने इस भूमि को इको क्लास 4 में रखते हुए कंपनी से 2008
42 हेक्टेयर वन भूमि के एनपीवी के रूप में 87 करोड़ 97 लाख रुपए वसूल किए, जबकि ये जमीन इको क्लास 2 में आती है। पीएसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुंद्रा पोर्ट और सेज के लिए वन भूमि के उद्देश्य बदलाव के लिए अडानी से इको क्लास 2 के अनुसार एनपीवी की वसूली के बजाय विभाग ने इको क्लास 4 के अनुसार एनपीवी की वसूली की। विभाग के इस फैसले से सरकार को 58 करोड़ 64 लाख रुपए कम प्राप्त हुए। इसलिए 3 महीने में कंपनी से इको क्लास 2 के अनुसार एनपीवी की वसूली की जाए और समिति को इसकी सूचना दी जाए। अडानी फर्म को गलत भूमि आवंटित करने के चलते गुजरात सरकार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया। यानी बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लग गया। झटका तो त्रिपुरा में भी लगा बीजेपी सरकार को, क्योंकि एक और विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। पिछले कुछ महीनों में चौथे विधायक ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ही दूसरे दलों को कमजोर करने की फिराक में रहती है, लेकिन अब पार्टी खुद ही अंदर से खोखली और कमजोर होती जा रही है और यही वजह है कि पार्टी नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं। और त्रिपुरा में तो बीजेपी का हाल ज्यादा ही खराब है, क्योंकि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को करारे झटके लग रहे हैं। दरअसल उसके एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा विधायक बरबू मोहन ने शुक्रवार को शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अपना इस्तीफा दे दिया। वो भगवा पार्टी के चौथे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बरबू मोहन ने करबुक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था। बरबू मोहन ने स्पीकर रतन चक्रवर्ती को सौंपे गए अपने पत्र में कहा, मैं 43 एसटी कारबुक संविधान सभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं और आपसे मेरा इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। त्रिपुरा में लगातार कमजोर हो रही और अंदरूनी कलह से जूझ रही सत्ताधारी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले भी कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दूसरे दलों का हाथ थाम लिया था। बता दें कि बीजेपी आईपीएफटी ने 2018 में पहली बार 44 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, जिसमें 36 सीटें बीजेपी को मिली और बाकी 8 सीटें आईपीएफटी को मिली थी। एक साल पहले आईपीएफटी विधायक वृषकेतु देव वर्मा ने प्रद्योत शर्मा की पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। विधानसभा ने हाल ही में दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया था। राज्य में खुद को मजबूत करने के लिए विधायकों की नाराजगी को दूर करने में लगी बीजेपी के एक और विधायक के चले जाने से पार्टी राज्य में और कमजोर हो गई है। त्रिपुरा में लगातार विधायकों का पार्टी को छोड़कर जाना इस बात का संकेत है कि राज्य में बीजेपी कमजोर हो रही है और उसके अपने ही पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। तो कर्नाटक में विपक्ष ने सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और लगातार सरकार को घेर रही है। और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही कांग्रेस ने एक नया कारनामा कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस के निशाने पर प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई आ गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि बसवराज के शासनकाल में काम कम और भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है और इसी कमीशन खोरी को लेकर कांग्रेस ने पूरे राज्य में पे सीएम नाम से अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को सबसे पहले बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में ये पे सीएम के पोस्टर लगाए गए थे। ये पोस्टर ऑनलाइन भुगतान ऐप पेटीएम के विज्ञापनों से मिलते जुलते थे। पोस्टर में बने क्यूआर कोड के बीच में बोम्मई के चेहरे की तस्वीर लगाते हुए लिखा गया था कि 40% यहाँ लिया जाता है। ये पोस्टर सामने आने के बाद कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के सोशल मीडिया दल के पूर्व प्रमुख बीआर नायडू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर बीजेपी कार्यालय में लगा दिया है। बेंगलुरु के पास नेलमंगला में बीजेपी कार्यालय में पे सीएम के पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस ने बाद में इनकी तस्वीर भी साझा की है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर लोग कांग्रेस की बनाई वेबसाइट 40% सरकार पर पहुंच जाते हैं, जिसे हाल ही में बनाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक सरकार ठेकेदारों को ठेका देने के लिए उनसे 40% कमीशन लेती है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा चुनावों में ठेकेदार संतोष पाटिल मामले को तूल देने की तैयारी कर चुकी है। संतोष पाटिल ने उडुपी के एक होटल में खुद की जान ले ली थी। पाटिल ने उस समय के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर आरोप लगाया था कि वो सरकारी काम के बदले 40% कट की मांग कर रहे हैं। संतोष पाटिल के आरोपों के चलते ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अब इस मामले को मुद्दा बना लिया है। पाटिल से 40% कट मांगा गया था, इसलिए कांग्रेस ने भी बसवराज बोम्मई के पोस्टर में लिखा है कि 40% यहाँ लिया जाता है। कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि सीएम का अपमान कर कांग्रेस कर्नाटक के लोगों का अपमान कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात रुपए की कीमत में दर्ज हो रही गिरावट की। बीजेपी नेता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और वाकई ये बात सच है। मोदी के राज में ही रुपया रो रहा है। रुपया अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। इसकी वजह मोदी सरकार की वो नीतियां हैं जिसकी वो मुनादी करती है। तो आखिर क्यों गिर रहा है रुपया, देखिए इस रिपोर्ट में।
जब देश में मनमोहन सरकार थी तो मोदी गिरते रुपए को लेकर उन्हें जमकर घेरते थे, लेकिन अब जब उनकी सरकार आई तो रुपए में गिरावट इस कदर आई कि इसने रिकॉर्ड ही बना दिया। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक डॉलर की कीमत 81 रुपए के पार पहुंच गई है। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे टूटकर 81 रुपए 18 पैसे के निम्न स्तर पर पहुंचा। इससे पहले गुरुवार को रुपया 83 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 80 रुपए 79 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। रुपए में ये 7 महीने की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी। रुपया पहली बार 20 जुलाई को डॉलर के मुकाबले फिसलकर 80 के पार 80 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। इस साल अब तक रुपए में करीब 8.48% की गिरावट आई है। रुपए में गिरावट की वजह अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व के फैसलों को बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर नियंत्रण पाने की अपनी कोशिशों के बीच लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की है। अब ब्याज दरें बढ़ाकर 3.2% कर दी गई हैं। वहीं यूएस फेड ने संकेत दिए हैं कि वो आने वाली बैठक में भी ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद से डॉलर इंडेक्स 111 के स्तर के ऊपर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुपए के गिरने के सबसे बड़े कारणों में से विदेशी निवेशकों के भारत से अपने निवेश को निकाल लेना बताया गया है। एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से करीब 2320 अरब रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं। विदेशी निवेशकों का पैसा निकाल लेना इस बात का संकेत है कि वो भारत को इस समय निवेश करने के लिए सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में निवेश के साथ साथ रुपया भी गिरता जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यानी साफ है कि देश में हालात अब भी नहीं सुधरने वाले। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।